हेलो एवरीवन, आप सभी का वीडियो लेक्चर में स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर में हम पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट में प्रकाश रसायन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उस प्रकाश रसायन के अध्ययन में इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन क्या होता है, जैवलॉन्स्की डायग्राम क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन कौन सी उत्तेजित अवस्थाएं हो सकती हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश के माध्यम से होती है, जिसका अध्ययन हम फोटोकेमिस्ट्री में करते हैं। उनका अध्ययन हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपने को प्रकाश रसायन अध्ययन करना है वो है आपका कार्बोनिल यौगिकों का प्रकाश रसायन। और कार्बोनिल यौगिकों में आपके आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में किस प्रकार से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो कार्बोनिल यौगिक में जो क्रियात्मक समूह होता है वो आपका होता है C≡O। ये आपका क्रियात्मक समूह होता है कार्बोनिल समूह में। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिल समूह में मुख्य रूप से दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, दो प्रकार के आपके संक्रमण होते हैं। एक होता है आपका N2 पाई स्टार संक्रमण और एक होता है π2 पाई स्टार संक्रमण। दो प्रकार के ट्रांजिशन यहाँ पे उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद में आपको जानकारी के लिए पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा कि ट्रांजिशन कार्बोनिल समूह में दो प्रकार के होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के संक्रमण संभव है, एक N2 पाई स्टार और एक है आपका π2 पाई स्टार, जिसमें N2 पाई स्टार है जो अपने को मिलता है 280 नैनोमीटर के आसपास, जिसकी लंबाई कितनी होती है 280 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, जो हमें 280 नैनोमीटर में प्राप्त होता है। और दूसरा आपका जो संक्रमण है π2 पाई स्टार, वह हमें लगभग 185 नैनोमीटर की लैम्ब्डा पर प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी है वो लैम्ब्डा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी। N2 पाई स्टार के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए, और π2 पाई स्टार संक्रमण के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो आप नॉर्मली देखेंगे तो कार्बोनिल समूह में N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वह π2 पाई स्टार ट्रांजिशन की तुलना में इजीली हो जाता है। और यहाँ पे जो कार्बोनिल समूह है उसमें दो प्रकार के संक्रमण संभव है, N2 पाई स्टार एंड π2 पाई स्टार। तो जिसमें संभावना ज्यादा किसकी है, N2 पाई स्टार होने की संभावनाएं ज्यादा है। दूसरी चीज हमने जैवलॉन्स्की डायग्राम में पढ़ा था कि किसी भी यौगिक की उत्तेजित अवस्थाएं दो होती है। ये होती है आपकी एकक, जिसे हम इंग्लिश में सिंगलेट कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी त्रिक अवस्था, इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रिप्लेट। तो सिंगलेट और ट्रिप्लेट अवस्थाएं कार्बोनिल समूह में जो प्राप्त होती है वह हमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से प्राप्त होती है, क्योंकि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बोनिल समूह में अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन में जो एकक या त्रिक अवस्था जो हमें प्राप्त हो रही है वह हमें N2 पाई स्टार संक्रमण की वजह से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सिंगलेट और एकक या त्रिक अवस्था में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कार्बोनिल समूह में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, वो कौन सी अवस्था में होती है, या तो सिंगलेट अवस्था में या ट्रिप्लेट अवस्था में होती है। और नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी है कि ISC अंतरा तंत्र लंघन, अंतरा तंत्र लंघन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा जो सिंगलेट अवस्था प्राप्त होती है वह ट्रिप्लेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके द्वारा ISC के द्वारा यह ट्रिप्लेट अवस्था में चली जाती है। किस अवस्था में चली जाती है, ट्रिप्लेट अवस्था में चली जाती है। तो ISC ये भी हमने जैवलॉन्स्की डायग्राम में पढ़ चुके हैं कि जो एकक अवस्थाएं प्राप्त होगी
वह ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि कार्बोनिल समूह में सिंगलेट अवस्था और ट्रिपलेट अवस्था के बीच में ऊर्जा अंतराल 5 किलो कैलोरी पर मोल से के आसपास होता है या उससे कम होता है। इस वजह से यहाँ पे ISC अंतरा तंत्र लंघन आसानी से हो जाता है और जो N2 सिंगलेट अवस्था होती है वह ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ट्रिपलेट अवस्था की तुलना में सिंगलेट अवस्था की तुलना में ट्रिपलेट अवस्था आपकी ज़्यादा अस्थायी होती है। इस वजह से यहाँ पे कार्बोनिल यौगिकों में सिंगलेट स्टेट इजीली ट्रिपलेट अवस्था में त्रिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो कार्बोनिल समूह में अधिकांश प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी ट्रिपलेट अवस्था में होती है, त्रिक अवस्था में होती है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके जो N2 संक्रमण होता है वह आसानी से होता है और सिंगलेट अवस्था प्राप्त होती है और सिंगलेट अवस्था आसानी से ISC के द्वारा ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि कार्बोनिल समूह में सिंगलेट अवस्था और ट्रिपलेट अवस्था में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वह कम होता है। इस वजह से यहाँ पे आसानी से ISC की प्रक्रिया हो जाती है और ट्रिपलेट अवस्था में प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे कार्बोनिल समूह में अधिकांश अभिक्रियाएं आपकी ट्रिपलेट अवस्था में होती है। अब बात करें कार्बोनिल समूह में कौन कौन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रकाशित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है जो कार्बोनिल समूह में होती है। फर्स्ट है आपकी नॉरिश अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नॉरिश अभिक्रिया जो कार्बोनिल समूह में प्रकाश रसायन के द्वारा होती है, प्रकाश की उपस्थिति में आपकी होती है। सेकंड आपकी अभिक्रिया है प्रकाश अपचयन, फोटो रिडक्शन अभिक्रिया, प्रकाश अपचयन अभिक्रिया। और थर्ड होती है आपकी पैटर्नो बुकी अभिक्रिया। तो कार्बोनिल समूह में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 3 आपको पढ़नी है यहाँ पे। एक तो है आपकी नॉरिश अभिक्रिया, सेकंड है आपकी प्रकाश अपचयन अभिक्रिया और थर्ड है आपकी पैटर्नो बुकी अभिक्रिया। और आज हम जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉरिश अभिक्रिया पर यहाँ पे स्टडी करेंगे। और नॉरिश अभिक्रिया भी आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी नॉरिश प्रकार फर्स्ट, सेकंड है आपकी नॉरिश प्रकार सेकंड, तीसरी है आपकी नॉरिश टाइप थर्ड। ये जो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वो आपकी नॉरिश अभिक्रिया कहलाती है। नॉरिश प्रकार फर्स्ट, नॉरिश प्रकार सेकंड और नॉरिश प्रकार थर्ड। आज हम स्टडी करेंगे नॉरिश प्रकार की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं नॉरिश अभिक्रिया क्या होती है। बाकी की जो बची हुई अभिक्रियाएं हैं वह हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं नॉरिश अभिक्रिया फर्स्ट। नॉरिश अभिक्रिया फर्स्ट। तो यहाँ नॉरिश अभिक्रिया फर्स्ट में जो मुख्य रूप से जो चीज होती है वह होती है यहाँ पे अल्फा बंध का क्लीवेज होता है। क्या होता है? अल्फा बंध का विघटन। जो कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिक में मुख्य रूप से एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉरिश टाइप फर्स्ट अभिक्रिया है उसमें मुख्य जो क्रिया होगी वह होगी आपकी अल्फा बंध का विघटन, अल्फा बंध का क्लीवेज। क्या होगा? अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होता है और यहाँ पे हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। क्योंकि अल्फा बंध जो होता है वह तुलनात्मक रूप से वीक होता है, कमजोर होता है। इस वजह से कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा बंध का विघटन आसानी से हो जाता है। अब ये अल्फा बंध क्या होता है वो अपन देखते हैं। जैसा कि ये आपका कार्बोनिल समूह है, ठीक है। और एक कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो दिस इज अल्फा कार्बन। तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को अपन कहते हैं अल्फा बॉन्ड। तो ये अल्फा बॉन्ड यहाँ पे नॉरिश टाइप फर्स्ट अभिक्रिया में क्लीवेज होता है। यह बंध आपका टूटता है। कार्बोनिल कार्बन
और अल्फा कार्बन के बीच में जो बंध है कार्बोनिल कार्बन, ये रहा, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है एंड दिस इज अल्फा कार्बन। इनके बीच में जो बॉन्ड है उसी को अपन कहते हैं अल्फा बंध, और इसी अल्फा बंध का यहाँ पे क्लीवेज होता है। और ये जो अल्फा बंध का जो क्लीवेज होता है कौन सा होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसको हिंदी में कहते हैं समांश विखंडन या समांश विदलन। होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज में हम जानते हैं कि होमोलाइटिक क्लीवेज जो बंध का विखंडन जो होता है और इस प्रकार से होता है कि ये जो बंध का एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बोनिल कार्बन इसको ले लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बंध का विघटन होता है और हमें फ्री रेडिकल मुक्त मूलक यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अल्फा बंध कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में जो बंध है वह बंध टूटता है और हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। एक मुक्त मूलक होता है आपका एल्किल मुक्त मूलक और दूसरा आपका होता है एसिड मुक्त मूलक हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से दो मुक्त मूलक हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं और ये मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला हम एग्जांपल लेंगे एसीटोन, हम एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से इस चीज को समझते हैं कि किस प्रकार से आपकी ये अभिक्रिया होती है। ये आपका एसीटोन, HNu यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति की बात बता रहा है आपकी, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी अभिक्रिया होगी वो प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पे HNu की उपस्थिति में अल्फा बंध का विघटन होगा। तो ये आपका कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बाद वाला ये कार्बन, दिस इज अल्फा, तो ये बॉन्ड हो गया आपका अल्फा बॉन्ड। तो यहाँ पे ये बॉन्ड है वो आपका कौन सा है? अल्फा बंध है। ये वाला भी आपका अल्फा बंध है ना, ये वाला भी अल्फा बंध है और ये वाला भी अल्फा बंध है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि आपका ये सममित कार्बोनिल कार्बन है, सॉरी सममित कार्बोनिल कंपाउंड है, सममित कीटोन है। तो यहाँ पे इस बंध को तोड़ो या इस बंध को तोड़ो, बनने वाले जो मुक्त मूलक हैं वह समान होते हैं। इस वजह से आप किसी भी अल्फा बंध को आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं। अगर असममित कीटोन है तो असममित कीटोन की उपस्थिति में कौन सा बंध, कौन सा अल्फा बंध टूटेगा वह डिपेंड करेगा कि जो मुक्त मूलक बन रहा है वो कौन सा मुक्त मूलक स्थायी है। अपन आगे नेक्स्ट एग्जांपल में इस चीज को समझेंगे। पहले अपन केवल देखते हैं कि अल्फा बंध का विघटन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे HNu की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे या समांश विखंडन होगा। तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन यहाँ पे ले लेगा। इस प्रकार से हाफ हेडेड अर्ध सीधे वाले तीर के द्वारा से हम इस होमोलाइटिक क्लीवेज को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को दो मुक्त मूलक प्राप्त हो रहे हैं। एक तो प्राप्त हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O डॉट प्लस CH3 डॉट, ये है आपका एसिटिल मुक्त मूलक और ये है आपका मैथिल मुक्त मूलक। तो दो प्रकार के मूलक हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मूलक प्राप्त होते हैं वह मूलक प्राप्त होता है जो अस्थायी हो। अब ये जो मैथिल मुक्त मूलक और एसिटिल मुक्त मूलक हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, तो अब आगे ये आपके रिएक्शंस करते हैं। अगर ये रिएक्शन अगर आपके कमरे के तापमान पर हो रही है, कमरे के तापमान पर 25 से 30 डिग्री के आसपास हो रही है, तो दोनों एसिटिल मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे। ये डॉट और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ जाए तो हमें जो प्राप्त होगा, कमरे के तापमान पे बात करें हम, कमरे के ताप पर बात करें तो हमें जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होता है दिस वन। ठीक है, यह प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं बाई एसिटिल कहते हैं इसको हम, या बाई एसीटोन भी कह सकते हैं। बाई एसिटिल हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन यही अभिक्रिया अगर आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे के तापमान पर नहीं होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी अभिक्रिया होती है, तो उस कंडीशन में ये जो CO समूह है वह आपका बाहर निकल जाता है। वीक कार्बोनिलीकृत कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह मैथिल मुक्त मूलक और CO आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग प्रोडक्ट प्राप्त होगा, मैथिल मुक्त मूलक मिला अपने को, और ये मैथिल मुक्त मूलक वापस इस मैथिल मुक्त मूलक से भी क्या करके क्या बना देगा, एथेन बना देगा, जिसको मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा, जिसको तो दोनों मैथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे और प्राप्त होगा आपका एथन। क्या मिलेगा, एथेन अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि कमरे के तापमान बाई एसिटिक प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक CO समूह कार्बोनाइल समूह के रूप में आपका बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमें यहाँ पे मैथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है, और मैथिल मुक्त मूलक आगे रिएक्शन करके एथेन प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी एसीटोन में होने वाली नॉरिश टाइप फर्स्ट अभिक्रिया। तो सममित कीटोन है तो उस कंडीशन में आप किसी भी अल्फा बंध को आप तोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर असममित कीटोन है उस कंडीशन में हमें अल्फा बंध का विघटन इस प्रकार से करना है कि हमें स्टेबल मुक्त मूलक प्राप्त हो, स्थायी मुक्त मूलक प्राप्त हो, वह हमें यहाँ पे बंध को तोड़ेंगे। जैसा कि हम आगे एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बंध अपने को तोड़ना है। जैसा कि ये आपका नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन है। इस कीटोन में आप देखें तो 2 अल्फा बंध, कार्बोनिल समूह के बाद वाला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा बॉन्ड है, ये भी अल्फा बॉन्ड है। अब कौन से बॉन्ड को तोड़ना, तो यहाँ पे उस बंध को तोड़ा जाएगा जो बंध के टूटने से अधिक स्थायी मुक्त मूलक हमें प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि माना कि अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें, इस अल्फा बॉन्ड को तोड़ें, तो इस अल्फा बॉन्ड को तोड़ोगे तो हमें जो मुक्त मूलक प्राप्त होता है वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखते हैं अपन कौन सा मुक्त मूलक प्राप्त होता है। एक तो अपने को प्राप्त हो रहा है CH3 रेडिकल, एंड दूसरा जो मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है वो ये। ठीक है, ये बंध तोड़ने से, अल्फा बंध तोड़ने से हमें वो मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। अब अगर माना कि अपन अगर इस अल्फा बॉन्ड को तोड़े तो उस कंडीशन में जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो मुक्त मूलक हम यहां देखते हैं। ये बंध अगर टूटा तो CH3 डबल बॉन्ड O डॉट प्लस CH, एक अपन यहाँ आ गया। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करके भी इसको तोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मुक्त मूलक मिल रहा है वो हमें 2 डिग्री मुक्त मूलक है। कौन सा मुक्त मूलक है ये? 2 डिग्री मुक्त मूलक। और ये है आपका एसिटिक मुक्त मूलक। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो मैथिल मुक्त मूलक है। कौन सा है? मैथिल मूलक। कब? जब इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो हमें जो मिल रहा है वो मैथिल मुक्त मूलक मिल रहा है, और यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है तो हमें 2 डिग्री मुक्त मूलक मिल रहा है। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री मुक्त मूलक है वह मैथिल मूलक से ज़्यादा स्थायी होता है। इस वजह से ये क्लीवेज नहीं होगा। क्लीवेज कौन सा होगा? आपका ये वाला, मतलब बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये अल्फा बॉन्ड आपका यहाँ पे टूटेगा, जिसमें हमें 2 डिग्री मुक्त मूलक और एसिटिक मुक्त मूलक हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बंध आपका नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ से जो बंध टूट रहा है उससे हमें स्टेबल मुक्त मूलक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसकी तुलना में हमें यहाँ पे जो मुक्त मूलक प्राप्त हो रहे हैं वो आपके ज़्यादा स्थायी है। इस वजह से हम इस बंध को यहाँ से तोड़ेंगे और हमें ये आपके मूलक हमने को प्राप्त होंगे। अब ये मूलक आपके आपस में रिएक्शन कर देते हैं, जैसा कि एसिटिक मूलक वापस एसिटिक मूलक से जुड़ जाए तो बाई एसिटिक मिल जाएगा। ये मूलक पुनः इसी मूलक से जुड़ जाए तो अलग अल्केन मिलेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसके 2 मूलक जुड़ जाए और प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल सकता है। नेक्स्ट हमें जो मूलक मिल सकता है वो आपका है CH3, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट में मिल सकता है। ये दोनों मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाए तो इस सब में को ये अल्केन मिलेगा।
ठीक है। तो जितने भी मुक्त मूलक हैं उनको आपस में आप जोड़ दो, उतने यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की संभावना आपकी बढ़ जाएंगी। अगर आपने इसको हीट कर दिया, टेम्परेचर ज़्यादा ले लिया, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, वापस CH3 मुक्त मूलक प्राप्त होगा हमें। ठीक है, इसको आपने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो अपने को मैथिल मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अभी मैथिल मुक्त मूलक इसके साथ अभिक्रिया कर सकता है और आपका एल्केन बना सकता है। तो यहाँ पे जितने भी संभव प्रोडक्ट है वो सभी यहाँ पे आपके बनेंगे। तो ये आपकी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं नॉरिश प्रथम अभिक्रिया, नॉरिश प्रकार फर्स्ट अभिक्रिया। अब असममित कीटोन है, उस कंडीशन में हमने को देखना है कि कौन सा अल्फा बंध अपने को तोड़ना है। तो वह अल्फा बंध आप तोड़ोगे जिससे ज़्यादा स्टेबल मुक्त मूलक हमें प्राप्त होता हो, उस अल्फा बंध को हमें को तोड़ना है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट अभिक्रिया में पढ़ेंगे साइक्लिक कीटोन की। अपन बात करें तो साइक्लिक कीटोन में किस प्रकार से आपका अल्फा बंध का क्लीवेज होगा, किस प्रकार से प्रोडक्ट बनते हैं वो अपन देख लेते हैं। साइक्लिक कीटोन में आप एग्जांपल देखते हैं C++O CH3 CH3, ये आपका चक्रीय कीटोन है। नॉरिश टाइप फर्स्ट की अभिक्रिया अपन बात करें यहाँ पे तो C++O, ये भी आपका अल्फा कार्बन है एंड दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे हम, इस बंध को तोड़ेंगे, क्योंकि इस बंध को तोड़ने से हमें जो मुक्त मूलक प्राप्त होता है वह 3 डिग्री मुक्त मूलक प्राप्त होता है और 3 डिग्री मुक्त मूलक हमें, और यहाँ से आप तोड़ोगे तो 2 डिग्री मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो इस कंपेरिजन में हमें ये वाला बंध आप आसानी से तोड़ोगे तो हमें जो मुक्त मूलक प्राप्त होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से। हमें ये मुक्त मूलक हमें यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट जो फ्री रेडिकल हमें प्राप्त हो रहा है वह अलग अलग प्रकार से यहाँ पे अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है, हो सके तो ये फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन से हाइड्रोजन को ऑफसेट करे, या फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन को ले, या फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन ले। तो यहाँ पे जितनी भी संभावनाएं हैं उस संभावनाओं की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले माना कि अगर ये हाइड्रोजन अगर जाता है, ये हाइड्रोजन अगर ये हाइड्रोजन इसको ले लेता है तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने की जो संभावना है वो हम यहाँ लिखेंगे एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। ठीक है, क्या किया कि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, इस कार्बन में इस हाइड्रोजन H डॉट इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको, तो इस कार्बन को देखे H डॉट के रूप में निकल जाए और ये H डॉट अपना यहाँ जुड़ जाए, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपका ये वाला बन गया। यहाँ मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ क्योंकि इससे आपको समझ में आए कौन सा हाइड्रोजन कहाँ गया। अब यहां से हाइड्रोजन निकले और यहां जुड़ जाए, तो दूसरी संभावना कौन सी है वो अपन लिख देते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसा कि अब देख लेते हैं तोड़ के हाइड्रोजन यहाँ एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो यहाँ पे ये जो एक डॉट है ये डॉट और ये डॉट आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे और ये हाइड्रोजन डॉट के रूप में यहाँ से ये निकल जाएगा और आपके कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संभावना क्या हो, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकले और इस कार्बन पे चला जाए और आपका क्या बन जाए प्रोडक्ट, देखते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकले डॉट के रूप में, ये डॉट के डबल बॉन्ड बना लें। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, CH3 ये H यहाँ चला गया और डबल बॉन्ड आ गया C डबल बॉन्ड 2। यहाँ पे ये साइक्लिक कीटोन में ये कार्बन है वह यहाँ से हाइड्रोजन ले ले तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये कार्बन ले ले तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। तो
तो ये 3 संभावनाएं आपकी साइक्लिक कीटोन में बनने की है। तो ये थी आपकी नॉरिश टाइप प्रथम अभिक्रिया। और नॉरिश टाइप सेकेंड अभिक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।